J3 स्टूडेंट्स को, जो जितने जितने स्टूडेंट्स को वो ऐप में सॉल्यूशंस नहीं दिखते थे, अभी बात हो गई है कि अब वो आज शाम तक एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप लोग लॉग आउट करके वापस लॉग इन करना, प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, सॉल्यूशन सभी को अब दिखेंगे। और किसी भी स्टूडेंट्स को यदि लाइव डाउट क्लास नहीं नजर आती है, इसका मतलब लॉग आउट और लॉग इन की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो J3 स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी वो कल सॉर्ट आउट हुई है, आज शाम तक ऐसा कहा गया है कि बिल्कुल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, सॉल्यूशंस आपको वीडियो सॉल्यूशंस नजर आने लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पीछे पलटना एक पेज। इनफाइनाइट सीरीज टाइप 3, नेक्स्ट वन इज टाइप 4, वेट स्टोन ब्रिज। ये पैटर्न एक कॉमन और एक इंपॉर्टेंट पैटर्न में से गिना जाता है। ये वो डिस्कशन है, वो पैटर्न है इक्विवेलेंट कैलकुलेशन का, जिसमें एग्जामिनर का ध्यान काफी इस तरफ खींचता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इस पर वेट स्टोन ब्रिज बेस्ड है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होने की वजह से निश्चित रूप से ये वो पैटर्न है जिस पर एग्जामिनर का ध्यान खींचता है। जो भी चैप्टर के कॉमन कॉन्सेप्ट होंगे उस पर क्वेश्चंस जरूर आते हैं। जैसे इनफाइनाइट सीरीज इज अ यूनिक न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं है कि उस पर बेस्ड है उस टाइप के 50 न्यूमेरिकल, वो अपने आप में यूनिक। लेकिन कॉमन पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल टेक्निक कई न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करता है रिड्रॉ करते समय। इसी तरह से वेट स्टोन ब्रिज भी एक कॉमन डिस्कशन है, कॉमन टाइप की सर्किट है, जिसमें मोस्टली 5 रेजिस्टेंस होते हैं। मोस्टली 5 रेजिस्टेंस, लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल व्यू में चलते हैं, प्रैक्टिकल पैटर्न पे चलते हैं, डायग्राम बना लीजिए, तो इसमें 4 आर्म्स होते हैं। क्या इसमें 4 आर्म्स होते हैं? A B C D, PQRS, ये रेजिस्टेंस होते हैं चारों आर्म्स में लगे हुए। और बीच में 5th रेजिस्टेंस होगा, या फिर प्रैक्टिकल बात करें तो गैल्वेनोमीटर होगा। इसमें A और C के बीच हमने बैटरी लगा रखी है जिसका वोल्टेज है B। लिखते चलें, डायग्राम बनाते चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ब्रिज देखिए कैसे होगा। जैसे जैसे होता है ना कि ये है रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये है रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो दोनों को जो आपस में कनेक्ट करेगा दैट वुड बी सपोज टू बी ब्रिज। एग्जैक्टली इन सेम वे, करंट यहां से जाना है A से C तक, एक रास्ता इधर से जा रहा है और एक रास्ता इधर से जा रहा है, जो दोनों आपस में कनेक्ट करेगा वही ब्रिज होगा। कई बार, मैं इसलिए इतना डिटेल बोल रहा हूँ कि कई बार हम लोगों को ब्रिज की शक्ल दिख जाती है और उसे हम ब्रिज डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे सपोज ये A है और ये पॉइंट C है और यहाँ ऐसे रेजिस्टेंस बना होता है, तो इसमें कई बच्चे ये बीच वाले रेजिस्टेंस को ब्रिज समझ बैठते हैं। ये ब्रिज है या 3 पैरेलल ब्रांच है? ब्रिज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों जो ब्रांचेज हैं वो उनको जो आपस में कनेक्ट करेगा, ऑफ कोर्स वही ब्रिज होगा। नाउ ब्रिज होने में उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितना ब्रिज के बैलेंस होने में खुशी होती है। तो लिखेंगे आप कंडीशन ऑफ ब्रिज बैलेंस। कंडीशन ऑफ ब्रिज बैलेंस हम कब समझते हैं कि ब्रिज बैलेंस है? जब हमें डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर क्या नजर आ जाए? डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0। यदि यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रही है तो रेजिस्टेंस लगा होगा तो हम उसे हटा देंगे, रेजिस्टेंस लगा होगा तो हटा देंगे, गैल्वेनोमीटर लगा होगा तो भी हटा देंगे। यानी इसके हटने के बाद ये जो जंक्शन नजर आ रहा था, तिराहा नजर आ रहा था, अब ये तिराहा नहीं है। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ब्रिज बैलेंस मींस नो करंट इन अ गैल्वेनोमीटर। और क्योंकि जब ये हटेगा और ये दोनों सीरीज में होंगे, ये तभी पॉसिबल होगा जब बी और डी का पोटेंशियल क्या हो जाए? जब बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए, क्योंकि इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम मींस पोटेंशियल डिफरेंस 0। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। ये ठीक है। नाउ दोनों साइड में मैं सी और सी माइनस कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दोनों तरफ माइनस सी माइनस सी। अब आप मुझे बताइए कि ये जो बी बोल्ट की बैटरी है, ये जो बी बोल्ट की बैटरी है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो बी बोल्ट की बैटरी में दोनों में बंटवारा होगा वोल्टेज का। बी बी माइनस बी सी समझते हैं आप? किसका वोल्टेज? क्या लिखेंगे आप? क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू बी। डी माइनस सी, यही वोल्टेज इन दोनों में डिवाइड होगा सीरीज में। बी डी माइनस बी सी समझते हैं आप? बोलिए, लिखिए, बताइए। एस अपॉन आर प्लस एस इंटू बी। क्यू को नीचे ले लीजिए, एस को नीचे ले लीजिए। ये दोनों इक्वल कब होगा? ये दोनों इक्वल कब होगा? तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्रिज बैलेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन 4 आर्म्स। ठीक है। ये कंडीशन आ जाती है कि जब एक ब्रांच का रेजिस्टेंस P बाई क्यू ये वही हो जाए जो R बाई एस, तो ऐसे कंडीशन में बीच में यानी जो ब्रिज होगा उसमें कोई करंट पास नहीं होगी और हमें जो ब्रिज है उसको हटा देना चाहिए। और जब ब्रिज हटा देंगे तो R इक्विवेलेंट शायद आपको बहुत आसान से दिखेगा। क्या दिखेगा? ऊपर वाले दोनों सीरीज, नीचे वाले दोनों सीरीज, देन फाइनली पैरेलल। ऊपर सीरीज मतलब P प्लस क्यू, नीचे सीरीज मतलब R प्लस एस, एंड P प्लस क्यू प्लस R प्लस एस। ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ब्रिज हमें आसान दिखने लग जाता है कि नहीं?
तो बहुत ही कॉमन है, बहुत आसान है। इसमें एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, नोट के नाम से आप नोट कर लीजिए। क्या आपने लिखा नोट के नाम से? नोट लिखिए। नोट, ब्रिज इज मोर सेंसिटिव, ब्रिज इज मोर सेंसिटिव व्हेन ऑल रेजिस्टेंसेस इन फोर आर्म्स आर शुड बी इन सेम ऑर्डर। सेंसिटिव का मीनिंग समझते हैं क्या? गैल्वेनोमीटर में बहुत तेजी से डिफ्लेक्शन आना सपोज टू बी मोर सेंसिटिव। जितना ज्यादा सेंसिटिविटी रहेगी उतना ही हम अफेक्टेड होंगे, है ना। जैसे तवे पे हल्का सा हाथ लगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। जो कचौड़ी बनाता है उसको कर लो, वो तो गर्मा गर्म कचौड़ी 100 डिग्री सेल्सियस से निकल लो फटाफट गर्म, उसकी हाथ की सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी है। हाथ की सेंसिटिविटी टेम्परेचर के लिए बची हुई है क्या? आप टच करके देखिए, आप खाने में दिक्कत होती है, जिम न जलाने तो ताजुब नहीं। तो सेंसिटिविटी का मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर की कि लेस करंट, हल्का सा करंट, बहुत तेजी से वो डिफ्लेक्शन नजर आए तो सेंसिटिव, और यदि डिफ्लेक्शन बहुत जरा सा गैल्वेनोमीटर में दिखेगा तो फिर हमें क्या दिखेगा? पता ही नहीं चलेगा, अंदाजा ही नहीं लगेगा, तो वो लेस सेंसिटिव होगा। इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। आप इमेजिन कीजिए ये दोनों मिलकर 1 ओम है, मन ही मन में सोचिए ये 1 ओम, और इसको मन ही मन में सोचिए 1000 ओम। ठीक है, तो बताओ ज्यादा करंट किधर जा रही होगी? ऊपर वाली ब्रांच में। नीचे वाली ब्रांच में मामूली करंट जा रही होगी। अब मान लो इनमें से कोई एक अननोन है, आपको यदि प्रैक्टिकल कंडीशन में देखा जाता है तो इनमें से कोई एक अननोन रखा जाता है। नॉर्मली एस को अननोन रखते हैं। अब अननोन वैल्यू और नॉन वैल्यू में आप जानते हैं जब मीटर ब्रिज होता है तो बैलेंसिंग की जाती है, तो इसको एक को बदल बदल कर बैलेंसिंग की कोशिश की जाती है। तो जब बैलेंसिंग की प्रयास किया जाता है तो इसको चेंज करेंगे। अब हल्का सा चेंज करेंगे तो थोड़े थोड़े समय में, ऐसा थोड़ी कि इमीडिएट वो बैलेंस ही आ जाएगा। मीटर ब्रिज में बैलेंस तुरंत थोड़ी आता है, बैलेंस करने में देर लगती है। तो हो सकता है ये अनबैलेंस रहे, तो हल्की फुल्की करंट इधर आएगी। अब आप इमेजिन करो कि यदि इधर रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो हल्का फुल्का चेंज करने से भी यहाँ कोई खास करंट में फर्क पड़ना है क्या? हल्का फुल्का करंट चेंज भी कर, सॉरी रेजिस्टेंस चेंज भी कर दें तो इस ब्रांच की करंट को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। यानी रेजिस्टेंस चेंज करने पर गैल्वेनोमीटर से हल्का फुल्का करंट ही आने जाने का मौका मिलेगा। अब हल्का फुल्का करंट आएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन कम नजर आएगा कि ज्यादा नजर आएगा? बहुत थोड़ा सा नजर आएगा। लेकिन इसके कंट्रास्ट में यदि इसके उल्टा आप देखें कि लगभग लगभग इक्वल रहता होता दोनों तरफ, सपोज इधर भी 2 एम्पियर है, इधर भी 2 एम्पियर है, और आपने रेजिस्टेंस में बदलाव किया तो ठीक ठाक करंट दोनों ब्रांच की तरफ से जाने के लिए गैल्वेनोमीटर से करंट उतरना पड़ेगा, तो उसमें आपको सेंसिटिविटी ज्यादा यानी डिफ्लेक्शन ज्यादा नजर आएगा। तो गैल्वेनोमीटर यानी ब्रिज की सेंसिटिविटी मानी जाती है जब ये रेजिस्टेंसेस मोस्टली जितने भी हैं ये लगभग लगभग क्या हो, सेम ऑर्डर में हो। मैं इस साल तो आपसे नहीं पूछ सकता कि मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं, लेकिन यदि किया हो या कभी किया हो तो स्कूल में टीचर्स हमेशा ये कहते थे कि बैलेंस पॉइंट मिड में लाने की कोशिश करो। ऐसा याद है आपको? बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर, मीटर ब्रिज की बात कर रहा हूं मैं। प्रैक्टिकल एपरेटस ऑफ वेट स्टोन ब्रिज इज अ मीटर ब्रिज। तो उसमें यदि आपको ध्यान हो तो टीचर हमेशा कहते थे कि हमें बैलेंस पॉइंट बीच में, यदि बैलेंस पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे आ जाए उसे अच्छी रीडिंग नहीं मानी जाती, उसे अच्छा नहीं माना जाता, उतना करेक्ट नहीं माना जाता जितना 45 और 55 के बीच में जब बैलेंस पॉइंट आप दिखाते होंगे तो टीचर आप अप्रिशिएट करेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा निकाला है आपने। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इफ पोजिशन ऑफ बैटरी and galvanometer are interchanged, bridge still remain balance, bridge still remain balance, bridge फिर भी बैलेंस रहेगा। कैसे? सारे पॉइंट्स वही हैं, P Q R S A B C D। आप इधर आओ और बताओ बैटरी कहां लगी थी? ए और सी में, और गैल्वेनोमीटर बी और डी में। तो बी और डी में आपकी हमने लगा दिया बैटरी, ये कर दिया, ठीक। बी और डी में बैटरी लगा दिया, और ए और सी के बीच में गैल्वेनोमीटर सेट कर दिया, ठीक। ए और सी में। अभी अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, सर्किट का लुक बहुत आसानी से चेंज हो जाता है। पहले चलो अच्छा इसको पढ़ लो। तो इसमें आप बताओ कि बैलेंस होने के लिए यदि करंट इधर से आएगी तो शायद आप P बाई आर Q बाई एस की उम्मीद करके बैठे हैं, तभी बैलेंस मानेंगे। बैलेंस कब मानेंगे बताएं? यदि करंट इधर से आ रही तो एक तरह से पी क्यू जैसा काम किया और एक तरह से आर एस जैसा काम किया ना। इधर से आप देखो तो आपके पास ऑलरेडी क्या है, P बाई क्यू इज आर बाई एस इज ऑलरेडी देयर। तो P बाई आर इधर ले लो इज इक्वल टू क्यू बाई एस। तो P बाई आर इज अ क्यू बाई एस, तो ब्रिज फिर भी बैलेंस है कि नहीं? बोलो। अच्छा अब मैं आपको ब्रिज के कुछ जो नए लुक होते हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एग्जामिनर बहुत जल्दी से वायर को इधर उधर करके और ब्रिज का जो पैटर्न है, जो दिखना है, लुक है, वो चेंज कर देते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि आप फिर से कनेक्ट किया करें। जैसे आप ये देखिए ए बी चल रहा है ना, ये ऐसे बनाया जा सकता है। यहाँ गैल्वेनोमीटर, यहाँ गैल्वेनोमीटर, और ये ऐसे भी बनाया जा सकता है। आपको पता है सेम सर्किट, ये ए है, ये सी है, ये सी है, और ये जो पी ओम है ये ए और बी के बीच में लगा है, और ये पॉइंट डी है। तो ये देखिए सब कुछ एज इट इज है कि नहीं है? देखिए यदि आप ध्यान से देखिए तो खाली ऐसे हल्का कर दीजिए तो वही दिख जाएगा। P बाई क्यू आर बाई एस, ए से जाने की दो सड़क आपको दिख रही होगी, एक रास्ता इधर से जा रहा है, एक रास्ता इधर से जा रहा है। दोनों रास्ते को जो आपस में जोड़ेगा वो ब्रिज बन जाएगा, ठीक। आजकल इस तरह का ब्रिज मैंने ऐसे भी बनते हुए देखा है। मान लो किसी के पास गैल्वेनोमीटर का तार ज्यादा बड़ा हो गया, जिसके पास भाई जितना तार होगा वैसे ही जोड़ेगा कि नहीं?
अब मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का तार किसी को ज्यादा बड़ा दिख गया, बी और डी में क्या लगाना था जरा बताना। तो बी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर यहां सेट करना कोई दिक्कत है क्या? सर्किट का मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे सर्किट का लुक चेंज हो जाते हैं जरा सा तार इधर से उधर करने। ए और सी में क्या लगाना था? बैटरी लगाना था। अब आपके पास बहुत बड़े बड़े तार थे, आपने ले जाके बैटरी भी इधर बैठाया। अब मेरे पास क्या, बैटरी वाला तार बहुत छोटा पड़ गया था, तो मैंने अंदर ही बैठा दिया, देखिए ऐसे। ये देखिए अंदर ही बैठा दिया। इस बैटरी का वन एंड कहां पर है? ए। बैटरी का दूसरा एंड कहां पर है? सी। तो ये कुछ पैटर्न हम आपको दिखा रहे हैं जो ब्रिज में आपको नजर आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, जिसे देखते ही पहचान लेने की जरूरत है। एटलीस्ट कुछ कॉमन पैटर्न तो हमें पता ही होना चाहिए ना। ये ब्रिज, जैसे ये शकल आप देखते ही ब्रिज पहचानते हैं ना, ऐसे ही मेरा मन है कि ये शकल भी पहचान जाए। ऐसे ही मेरा मन है कि ये शकल भी पहचान जाए। थोड़ा ऐसे सोचिए कि बैटरी से करंट चलेगी, ए से चलेगी सी तक पहुंचना है। बैटरी के पॉजिटिव से करंट चलती है और उसे लौट कर कहां आना होता है, यानी जाना कहां है? ए से सी। तो ए से सी जाने का एक सड़क इधर से है, एक सड़क इधर से है, दोनों सड़क को आपस में कौन जोड़ रखा है? गैल्वेनोमीटर, जैसा कि वहां पे है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन पैटर्न हमने आपको ब्रिज में बना के दिखाया है, जिसे आप देखते ही पहचान जाए। इसमें नयापन आपको बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक, चलें आप क्वेश्चन की तरफ चलें। ये टाइप था 4, दिस इज टाइप 4। लिख चुके? विशेषर पांडे आपको भी कल कह रहे थे वो दिख नहीं रहा था, आप भी लॉग आउट करके लॉग इन करें, तभी वो डाउट क्लास दिखेंगे आपको। इधर तो नोट कर चुके थे ना। इफ नो करंट फ्लो इन 10 ओम, एक्स की वैल्यू क्या होगी? इफ नो करंट फ्लो इन 10 ohm, the value of x will be। हम्म, इस क्वेश्चन से बहुत ही सिंपल सा एक डिस्कशन बताने का मन था कि एक ब्रांच में जितने भी लोग हैं सब एक रेजिस्टेंस माने जाएंगे। तो आपने इन सबको, इसको क्या कंसीडर किया? तो आपने इसको लिया 362 ओम, इन दोनों को क्या लिया? 4 ओम, इसको क्या लिया? 1, और इसको क्या लिया? 3x/3 + x, और ये 10 ओम। अब 10 ओम में करंट एक ही कंडीशन में नहीं जाएगी जब ब्रिज बैलेंस होगा। ब्रिज का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चला? क्योंकि ब्रिज के पढ़ने के बाद वाला एग्जाम्पल है। नहीं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। कई बार 5 रेजिस्टेंस नेटवर्क है, कितने? मोस्टली 5 रेजिस्टेंस, वैसे तो नजर आ जाता है। और उसमें हमें ये दिख रहा है कि कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है। यदि आप जब तक इसको हटेगा नहीं, सीरीज पैरेलल की कहानी शुरू नहीं होगी। हालांकि इसमें तो काफी हद तक इंडिकेशन है, इसमें तो ऑलरेडी इंडिकेशन है। तो बताइए 2/4 इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? 1/3x/3 + x। इससे x सॉल्व किया तो क्या आया? 6 ओम। ठीक है, आजकल डबल ब्रिज का जमाना चला है। एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें डबल ब्रिज नजर आएगा। और डबल ब्रिज कैसे बनेगा, यदि आप मेरे साथ खुद मिलकर बना के देख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा कि पहले आप खुद क्वेश्चंस फ्रेम करने में देखो कि फ्रेम कैसे हो रहा है। और फ्रेम करते समय, जैसे सपोज ये 1 ओम है और ये 2 ओम है, इधर देखो 1 ओम और 2 ओम, और यहाँ बी वोल्ट की बैटरी लगा दें, तो इन दोनों में वोल्टेज का बंटवारा क्या भाव चलेगा? क्या भाव से चलेगा वोल्टेज का बंटवारा? 1/2 से चलेगा। इसका मतलब इस वोल्टेज में से एक हिस्सा इसके पास होगा और दो हिस्सा। अब आप क्वेश्चन फ्रेम कराने में हेल्प करेंगे तो अपने आप ही मन में पूरा बैठ जाएगा। इधर देखो, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, क्या ये ब्रांच भी पैरेलल है उसके? क्या इस ब्रांच को भी पूरा वोल्टेज मिलेगा? और वोल्टेज डिवीजन कैसे करेंगे दोनों लोग मिलकर? R1/R2, 2/4, 1/2 के रेशियो में, 1/2 के रेशियो में। इसका मतलब एक हिस्सा इसके पास होगा, दो हिस्सा
इसका मतलब ये एक हिस्सा इसके पास है और इसके पास भी एक हिस्सा है, तो यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जिसका दोनों वन एंड कॉमन है, तो ये दूसरे जो एंड होंगे, सपोज से इट इज ए एंड बी, तो ये एंड भी कॉमन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा। और यहां यदि मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं तो करंट आएगी या नहीं आएगी? यही व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब एक और पूछता हूं आपसे कि यदि यहां पर भी ऐसे एक रेजिस्टेंस आपको लिखा हुआ दिखे और इसमें ये 4 ओम हो और ये 8 ओम हो और ये पॉइंट सी है, क्या इन दोनों को क्या मिलेगा? इन दोनों को कितना वोल्टेज मिलेगा? हाँ, वन। तो एक हिस्सा इसके पास, दो हिस्सा इसके पास, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज ही मैच कर गया, तो बी और सी सेम हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन मेरा क्या था। मेरा क्वेश्चन है कि ये P है, ये Q है, यहाँ पे अब देखिए, देखने में रेजिस्टेंस नेटवर्क कितना अजीब सा बन जाएगा ये। और आपको क्वेश्चन बताना था व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। खाली मैंने आपसे फ्रेम कराने में क्वेश्चन में हेल्प ली है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे दो पैरेलल ब्रांचेस को जोड़ने वाला ब्रिज था, वैसे तीन पैरेलल ब्रांचेस को भी तो ब्रिज जोड़ सकता है? और जैसे पहले दो ब्रांचेस में रेशियो सेम होने की वजह से ब्रिज से करंट नहीं जा रही थी, वैसे दूसरे और तीसरे में भी यदि वही सिचुएशन होती है तो वहां भी करंट नहीं जाएगी। और आपके सामने मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि एक बार अच्छे से मन में बैठे, इसीलिए बताओ क्या फैसला हुआ, क्या क्या सिचुएशन सेम है? क्या 4/8 ये वही है जो 1/2, ये वही है जो 2/4? तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल सेम होगा। सो नो करंट कहां पर? नो करंट इन 10 ओम एंड 5 ओम, और इसे तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। और जब आप इसे हटाते हैं तो डेफिनेटली ये डबल ब्रिज हुआ एक तरह से, ये डबल ब्रिज का कॉन्सेप्ट हुआ एक तरह से। तो बताइए 1/r ऑफ द PQ क्या हुआ? पहली ब्रांच में 4 + 8 12, दूसरी बीच वाली ब्रांच 1 + 2 3, नीचे वाली ब्रांच 1 + 6। किसी ने सॉल्व किया हो तो बता सकता है। 12 दूनी 24, 24/14, 12/7, 12/7 दिख रहा है मुझे। आप बताओ। एक्चुअली मैंने इसलिए सोचा कि 6 3 2 हो गया है, 6 3 तो 2 हो ही चुका है, और 12 और 2 को R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो 24/14, 12/7। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मन में बैठा कि नहीं। डबल ब्रिज ये हमने इस तरह से तीन पैरेलल ब्रांचेस के हिसाब से दो ब्रिज आपको बना के दिखाया, तीन पैरेलल ब्रांचेस के हिसाब से बना के दिखाया। अब आपको इसका दूसरा रूप दिखाता हूं। एक्चुअली ये क्वेश्चन वो हो गया जो ब्रिज के टाइप के फंडामेंटल के क्वेश्चन हो गए। ब्रिज पैटर्न पर उसका थोड़ा सा एक बड़ा एक एक्सटेंडेड रूप नहीं लग रहा है ऐसा? दिस इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो आइए अगला क्वेश्चन भी फ्रेम करने में हेल्प कीजिए तो फिर मजा आए। ये तीन रेजिस्टेंस हमने बना रखे हैं, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। ठीक है। अच्छा मान लो आपको PQ का वोल्टेज निकालना होता है, इस पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो क्या इन दोनों को मिलाकर 4 नहीं लिख सकते थे? R1 R2 ही महसूस कर ले, R1 R2 ही दो ही फील करें, क्या दिक्कत है? सीरीज में 3 है, क्या फर्क पड़ता है? हालांकि आप ये बताओ, यहाँ पे 2 2 2, तो वोल्टेज का रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से चलेगा? 1 1 1, एक हिस्सा एक हिस्सा एक हिस्सा। PQRSTU 4 ओम 4 ओम 4 ओम, नीचे वाले ब्रांच को क्या वोल्टेज मिलेगा? हम्म और डिवीजन क्या रेट से चलेगा? 1 1 1, एक हिस्सा एक हिस्सा एक हिस्सा। जिस तरह से रास्ते में दो रेजिस्टेंस थे PQ, मैंने एक एक्सटेंड किया, 3 किया, PQR, और नीचे वाले भी ब्रांच में 3 किया। लेकिन यदि ऊपर वाले का रेशियो 1:1:1 या फिर 1 2 3 होता, नीचे भी 1 2 3 होता, यानी ऊपर के ब्रांच के तीनों रेजिस्टेंस का रेशियो और नीचे के ब्रांच के तीनों के रेजिस्टेंस के रेशियो सेम होते हैं, तो क्या इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम होगा? और यदि हाँ, तो यहां मैं लगा रहा हूं 5 ओम, और इसका इसका भी सेम होगा ना, और यहां लगा रहा हूं 5 ओम। ये क्वेश्चन फ्रेम किया जेईई एडवांस ने, और उन्होंने इसकी करंट पूछा, इसकी करंट पूछा। एक ही क्वेश्चन ऐसा अभी आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि लगभग लगभग पूरे चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। इसमें T और R में पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, सारी बातें इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो इन गिवन सर्किट, इन गिवन सर्किट जो क्वेश्चन पूछा गया, इन गिवन सर्किट जो क्वेश्चन पूछा गया, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर पहला ऑप्शन, I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर दूसरा ऑप्शन, करंट इन 5 ओम इज 0 ये तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है कि पोटेंशियल एट R is greater than पोटेंशियल एट T। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। पहले इस तरह से नहीं, पहले तो मुझे बताओ कि ये ब्रिज पैटर्न कॉन्सेप्ट, यानी आप चाहे कह लीजिए कि पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिवीजन रूल, मुझे तो ये ब्रिज का एक्सटेंडेड रूप लगता है। 1:1:1 1:1:1, यानी यदि हम ऐसे कहें, since 2:2:2 is same one as 4:4:4,
सो पोटेंशियल कौन कौन से इक्वल हुए बताइए, बी क्यू इज इक्वल टू बी टी एंड बी आर इज इक्वल टू बी यू। ये नहीं समझ में आया, हेलो, ये नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। वैसे तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम किया है, वैसे तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि जब ऊपर वाले ब्रांच को 3 लोग हैं सेम रेशियो में, वही रेशियो नीचे वाले लोगों का भी है, तो जितना वोल्टेज इसके झोली में जाएगा वही वोल्टेज इसके झोली में जाएगा। तो ये पोटेंशियल यानी पोटेंशियल पी क्यू और पोटेंशियल पीटी सेम होगा, इज इट नॉट? इसका मतलब क्यू एंड टी आर एट द सेम पोटेंशियल, आर एंड यू आर एट द सेम पोटेंशियल, इज इट नॉट? एंड इफ इट इज सो, एंड इफ इट इज सो, तो करंट इन 5 ओम बताओ, करंट इन 5 ओम की वैल्यू बताइए, इज 0। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ये सही हो गया, ये सही हो गया। और जब ये आपको, तो मैं फिर से सर्किट बना दूं कि जब ये हट गया, जब ये हट गया तो ये बहुत ही छोटा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। ये देखिए आपका 2 ओम 2 और 2, ये ऊपर वाली ब्रांच, 4 ओम 4 ओम और ये 4 ओम नीचे वाली ब्रांच, और बैटरी इनको मिली है 12 वोल्ट वाली। यहां से आई बताना है और ये I1 बताना है। ऊपर वाली ब्रांच का टोटल वोल्टेज बोलिए। हमने हमेशा कहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन केवल और केवल सर्किट का लुक बड़ा दिखाने के लिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ऊपर वाली ब्रांच की करंट, पूरे ब्रांच का वोल्टेज 12, पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस देख लिया जाए। तो बताओ I1 की वैल्यू आपकी नजर में क्या है? 12/2 + 2 + 2 इज 2 एम्पियर। सही है या नहीं? आई निकालनी है तो आर इक्विवेलेंट निकाल लें, या ज्यादा अच्छा है कि जब I1 निकाल ही लिया है तो क्यों ना I2 निकाल के वो दोनों सम कर दें। आर इक्विवेलेंट फिर क्यों निकालें बैठकर? तो बता दो I2 बता दो फिर। 12/4 + 4 + 4 is 1 ampere. So what is total current passing? Is I1 + I2 is 2 + 1 is 3 ampere. तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब फैसला किसका करना है? अब किसका फैसला लेना है? पोटेंशियल का। हम्म तो वोल्टेज गिवन है तो चाहे वोल्टेज देकर डिवाइड करो, इस समय तो करंट भी अवेलेबल हो चुका है, राइट? तो बताओ पॉइंट कौन सा है, किसके किसका कंपैरिजन करना है? आर और टी का। तो आर और टी को चाहे ये वाला रास्ता चुनाव करना पड़ेगा आपको, और चाहे ये वाला रास्ता चुनना पड़ेगा आपको। आपको तो मैं इसको और छोटा करके दिखा दूं तो शायद आपको और बेहतर समझ में आए। ये देखिए, क्योंकि आपको किसका किसका सिलेक्शन करना था, आर और टी का, तो मैंने यहां टी रोक लिया, मैंने यहां आर रोक लिया। तो आर के पहले ये पूरा कितना हो गया 4, और आर के बाद कितना 2, टी के पहले कितना 4, टी के बाद कितना 8। इसकी करंट है I1, इसकी करंट है I2, चाहे वोल्टेज ऐसे लिखो और चाहे, याद होगा हमने पोटेंशियल में कॉमन पॉइंट सी लिखकर पोटेंशियल लिखना सिखा दिया था आपको, क्योंकि यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस लिखना मतलब इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का लिखना पड़ेगा, जबकि वोल्टेज डिवीजन जो होगा वो ऊपर वाले दोनों में अलग अलग होगा और नीचे वाले दोनों में अलग हिसाब से होगा। तो यदि आपको यहां से लेकर यहां तक आना है तो इस रास्ते से आना पड़ेगा, तो उसका अलग इसका अलग लिखना पड़ेगा, यानी एक कॉमन पॉइंट यहां जो एस है उसको लेकर साथ चलना पड़ेगा। तो आप बता सकते हैं बी आर माइनस बी एस क्या लिखना पसंद करेंगे? बी आर माइनस बी एस, I1 × 2 सही है, चाहे वोल्टेज के टर्म में लिख लो, ज्यादा चाहे वोल्टेज के टर्म में लिख लो, I1 भी निकल चुका है, I1 इस्तेमाल कर लो। और चाहे ये सोच लो कि 12 में से 2 के हिस्से में कितना, 2/2 + 4 × टोटल। तो I1 वही लिखा भी है ना, 12/6 लिखा भी तो वही है। तो दिस इज 2 × 2 = 4। और BT - BS कितना, BT - BS I2 × 8 सही है, I2 × 8 एंड दिस इज 1 × 8 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ये बड़ा दिख रहा है तो सेकंड से फर्स्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो BT - BR इज इक्वल टू 4 वोल्ट। BT में से BR सब्ट्रैक्ट किया, पॉजिटिव आया, यानी BT इज ग्रेटर देन BR, और क्वेश्चन में है कि पोटेंशियल एट R इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट T। तो ये लास्ट ऑप्शन गलत है, यहां तक सही है ये तीनों ऑप्शन। ये एक क्वेश्चन जो कि एडवांस का था इसलिए मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि इससे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लगभग सर्किट की पोटेंशियल करंट तमाम सारी बातें रिवाइज हो गई एक ही न्यूमेरिकल में। तो एग्जांपल ऐसा हो जिसमें रिवीजन ज्यादा हो, ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा अच्छा है। मैं 2 तरह से ब्रिज का एक्सटेंडेड फॉर्मेट मानता हूं। एक इसका प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें आपने 3 ब्रांचेस का 2 ब्रिज देखा, 3 ब्रांच 1 2 3, 1 ब्रिज 2 ब्रिज, और इसको भी मैं ब्रिज का एक्सटेंडेड फॉर्मेट, बिकॉज सिमिलर कॉन्सेप्ट आते हैं, तो इसको भी मैं ब्रिज का एक्सटेंडेड फॉर्मेट मानकर समझता हूं। ये दोनों पैटर्न आपको समझ में आ गए? ये तो पोटेंशियल डिवीजन वाला क्वेश्चन है, आपको 12 वोल्ट दो भाई, हमें ये पोटेंशियल लिखना था, आर और टी में कंपेयर करना था, तो मैंने सोचा कि दोनों का डिफरेंस निकाल लें। मैंने उल्टा कर दिया क्या? टी नीचे आर ऊपर, सही तो क्या? सही तो क्या? अब टी आर के पहले यहां से यहां ये दोनों सीरीज ही तो हैं, तो 4 4 और 2, और टी के पहले 4 और टी से लेके एस तक 8। तो ये सर्किट थोड़ा छोटा कर लिया ना हमने, क्योंकि हमें एक कॉमन पॉइंट लेना पड़ेगा, आर से टी तक एक कॉमन पॉइंट लेना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन कौन होगा? या तो इधर चले जाओ या पी को ले लो, दोनों में से एक लेंगे। यू गेट दिस? तो टी, अब तो आप किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, अब तो आप किसी का भी कंपैरिजन करते हैं, टी और ई में तो कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसमें क्या का कंपैरिजन? किसका किसका बराबर होगा?
हाँ, यू और आर का तो बराबर होगा, वो तो लिख ही दिया भाई। वैल्यूज के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों मिलकर दो हिस्सा है, इधर एक हिस्सा है, यानी आर और एस मतलब एक हिस्सा, और यहाँ एक हिस्सा, यहाँ एक हिस्सा, यहाँ एक हिस्सा, और टी और एस का मिलकर दो हिस्सा है, तो टी तो बड़ा हुआ ना फिर। और फिर एक हिस्सा दो हिस्सा, क्या मैं तो कह रहा हूँ एग्जैक्ट जाओ ना, क्या एक हिस्सा दो हिस्सा कर रखा है, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। ये ठीक है, एग्जैक्ट जाओ ना, क्या ये वोल्टेज वाले क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं। अब ठीक है, चले आगे बढ़े। मैं गलती किया एडवांस बोलकर, सबसे दिक्कत यही होती है कि एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट नहीं डिफरेंट होता है, गुड एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट होने वाले लोग जो हैं वो दूसरे प्लेनेट से होते होंगे, ऐसा नहीं होता है। देवाशीष मेहर, आपकी कल प्रॉब्लम थी, लाइव क्लास नहीं दिखा था, आज आप लॉग आउट करके लॉग इन करना, आप भी आपकी भी प्रॉब्लम दूर होगी। चिन्मय कैसी बातें कर रहे हो, आई वन कैसे निकाला, ये पूरा सब मिलाकर 6 ओम है, और ये आई वन है, ये पैरेलल ब्रांच है, 12/2 बाई बी बाई आर, और क्या करना है, बी बाई आर, बोथ आर पैरेलल ब्रांचेस, 12 वोल्ट, ब्रांच वोल्ट अपॉन ब्रांच रेजिस्टेंस, ब्रांच वोल्टेज अपॉन ब्रांच रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल। एडवांस में नहीं आया था, एडवांस में क्वेश्चन ये आया ही नहीं था। अब ठीक है, हाँ जी आगे बढ़े। नेक्स्ट, टाइप 5, जिसको हम लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं पहले बता दूं, मैं लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं सिमेट्रिक सर्किट। सिमेट्रिक सर्किट, ये देखो, ब्रिज ब्रिज के क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं। सिमेट्रिक सर्किट, इनफाइनाइट नेटवर्क, ये कुछ यूनिक न्यूमेरिकल है, जानकारी हमें होना चाहिए। एक्चुअली जानकारी ना होने से ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में कोई परेशानी आएगी। ज्यादातर आपने आज तक उठा के देख लीजिए, पिछले 20-30 सालों में आप किसी बुक के क्वेश्चन में मकड़ी का जाल देखे होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में सीरीज पैरेलल की परेशानी कभी नहीं आई है। एग्जामिनेशन में सीरीज पैरेलल, क्योंकि एग्जामिनर तो एक पैटर्न देगा ना, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देगा। अब किताब वाले तो कुछ भी है, मकड़ी जाल बनाए बैठे हुए हैं। तो सिमेट्रिक सर्किट इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जामिनेशन में आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए होता है। वही क्वेश्चन आ गए तो ठीक, नहीं कोई नहीं, ऐसे टाइप के कुछ बेसिक पैटर्न, कुछ बेसिक सिमेट्रिक, जिसमें सिमेट्रिक दिखे, आप ऐसे सोचो ना, जिसमें सिमेट्रिक दिखे, जानना इसलिए जरूरी है कि ना आने से कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है। क्वेश्चंस करते समय ये कोई भी चीज यदि हमें नहीं आती ना, तो कॉन्फिडेंस बिगड़ता है, इसलिए आना जरूरी है। और इसलिए आना जरूरी है, तो सिमेट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन जरा जोड़ेंगे। द पॉइंट्स लोकेटेड symmetrically from initial and final point initial and final point will have same potential will have same potential. Points located symmetrically from initial and final points will have सेम पोटेंशियल। तो मोस्टली ये आपकी काफी हेल्पफुल रहता है तमाम सारे वैरायटी के क्वेश्चंस में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें परपेंडिकुलर सिमेट्री होती है, उसको भी हम जिक्र कर देते हैं। तो सिमेट्री बेसिकली दो तरह से देखी जाती है, या तो परपेंडिकुलर सिमेट्री देखी जाती है, और या फिर ऐसे देखा जाता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट से उनकी लोकेशन यदि एक जैसी है तो उनका पोटेंशियल सेम है। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, और फिर काम शुरू करते हैं इसका, जिससे कि आइडिया लग जाए। ये एक क्यूबिकल नेटवर्क है, ये एक क्यूब नेटवर्क है, और इसमें जितने भी साइड हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ईच साइड हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ईच साइड हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर। फाइंड आर ए बी कॉमा आर ए सी कॉमा आर ए एफ। तो इसमें देखो सारे आगे कि नहीं, ए बी आने का मतलब ए बी की जगह पर ए एफ दो बार हो गया क्या, तो ए बी हटाओ, ए एच लिखो, फिर यहाँ पे दो बार हो गया। ए बी और ए एफ तो एक जैसा हो गया ना, ए बी और ए एफ तो एक जैसा हो गया, तो ए बी और ए एफ का मतलब अक्रॉस द एनी साइड, तो दोनों सिमिलर हो गया। तो ए एच ए सी ए एफ, ये तीन पार्ट हो गए, ठीक है। आंसर याद है क्या इसका, वैसे याद रखने में भी भलाई है, एग्जामिनेशन में बैठकर सिमेट्री दिखती बहुत कम है, मैं बता दूं। आज क्लासरूम में है, जितना सिमेट्री देखना हो देख लो, जितना सॉल्व करना है सॉल्व कर लो। तो आइए एक आध दो तो मैं करता हूं, एक आध छोड़ना होगा, देख लेंगे आपके लिए। सबसे पहले इसमें मैं ए और एच उठाता हूं, किसके बीच में सॉल्व करने जा रहा हूं,
ए और एच, डायग्राम आप चाहें तो फिर से बना लें और नहीं तो इसी में देखें, ए और एच इज अ लार्जेस्ट डायगोनल, बॉडी डायगोनल। अब सिमेट्रिकली लोकेटेड, बताओ जो इनिशियल पॉइंट है वहां से ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको लगा है कि एक ही डिस्टेंस पर है, एक ही सिमेट्रिक की, जिनकी लोकेशन आपको एक जैसी लगती हो, जिनकी लोकेशन आपको बिल्कुल आइडेंटिकल लगती हो, ऐसे पॉइंट को पहचान लेना है। क्या ए से बी तक, ए से डी तक, ए से एफ तक आपको एक जैसा नहीं लग रहा है? इसका मतलब जिस दिन बैटरी लगाई जाएगी, इसका मतलब जिस दिन बैटरी लगाई जाएगी उस दिन यहां से इक्वली करंट डिवीजन होगा, और इक्वल डिवीजन होगा, मैं थोड़ा सा केवीएल से के हिसाब से सोच रहा हूं, इक्वल करंट डिवीजन होगा तो इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज सेम होगा। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, उसको हमने सिमेट्रिकली तरीके से लिखाया है कि यदि हमें इनिशियल या फाइनल पॉइंट से हमें आइडेंटिकल सिमेट्रिक लोकेशन नजर आती है तो उन्हें अपने सर्किट डायग्राम में एक ही पोटेंशियल बना लेना चाहिए। एक पोटेंशियल मतलब एक जंक्शन, एक पोटेंशियल मतलब, अब वैसे देखो सीरीज पैरेलल कितना भारी काम है ना, इसको समझना कि कहां सीरीज कहां पैरेलल क्या कहानी। तो देखो मुझे ए और एच के बीच तो सॉल्व करना था, तो ए एच तो डेफिनेटली बनाऊंगा ही बनाऊंगा। क्या फैसला हुआ कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, एक बार फाइनल देख के बताओ। बी डी, बी डी एफ एक ही पोटेंशियल पर, बी डी एफ आर एट सेम पोटेंशियल, बी डी एफ। इसी तरह से एग्जिट पॉइंट के हिसाब से भी आपको कोई आइडेंटिकल लग रहा है क्या? कौन कौन सा? यहां से क्या आपको ई जी सी एक जैसा नहीं लग रहा है? और यदि हाँ तो उनका पोटेंशियल क्या होगा? ई जी और सी, इनके पोटेंशियल सेम होंगे। और आप जानते हैं कि जब हम सर्किट को रिकनेक्ट करते हैं तो सेम पोटेंशियल को इकट्ठा बनाने की हैबिट है, जिससे कि सर्किट रिड्यूस हो, छोटा नजर आए। अब कुछ नहीं करना है, जो रेजिस्टेंस जहां लगा है उठा के जोड़ देना है। ये वायर किसके बीच जोड़ना है? ए बी, ये जोड़ दीजिए, तीन तार उठाइए, ए से बी एक रेजिस्टेंस, ए से डी एक, ए से एफ एक, तीन हो गया। लास्ट में तीन कौन से हैं? सी एच, जी एच, ई एच, तीन वायर। तो लास्ट वाले तीनों मैंने कनेक्ट कर दिया, सी एच, जी एच और ई एच। अब देखना बचा कौन कौन सा। बी से देखना दो तार जा रहे हैं, बी से सी और बी से जी। बी यहां है, सी यहां है, तो बी से सी एक वायर और बी से जी एक और वायर, ठीक। डी से कितने तार जा रहे हैं? डी से सी, डी से ई, डी यहां रहा, डी से सी ये रहा और डी से ई ए रहा। एफ से कितने वायर हैं? एफ और जी के बीच में एक वायर और एफ और ई में एक वायर। तो एफ और किसमें था? एफ और जी, ये रहा एफ, ये रहा जी, और कौन सा है? एफ और ई, एक ही वायर। ये देखिए, जो ये नेटवर्क सीरीज पैरेलल नजर नहीं आ रहा था, जब आपने इस तरह से कनेक्शन किया तो कितना बढ़िया सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है, जैसे अभी आप दिवाली में बंधनवार बना के आए थे दरवाजे पर। तो ए और एच के बीच जो रेजिस्टेंस है, बताइए फाइनल क्या आंसर हुआ? ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में? ये किसमें? पैरेलल, ये किसमें? और फाइनली तो r by 3 प्लस r by 6 प्लस r by 3, दिस इज 5r by 6, ठीक है। एक और मैं करूंगा, एक आपके लिए छोड़ूंगा, मन करेगा तो घर पे करना, नहीं तो आंसर पर विश्वास रखना। अब थोड़ा सा आप भी बताओ तभी मजा आएगा, तभी अच्छा लगेगा। ए और एफ में तो निकालना ही है, ए और एफ में निकालना है। आप इमेजिन करो कि चाहे एफ पे चाहे ए से किसी एक पॉइंट पर करंट इन कराओ, कहीं एक से आउट कराओ, और देखो आपको कौन से पॉइंट एक जैसे नजर आते हैं, यानी जब करंट डिवीजन होगा तो कौन कौन से रास्ते आपको आइडेंटिकल नजर आते हैं और कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एग्जैक्ट सिमिलर लोकेशन नजर आते हैं, चाहे वो इनिशियल पॉइंट हो चाहे फाइनल पॉइंट। एक बार मेरी पेन देखना, सपोज एफ पर करंट इन कराता हूं तो कौन से पॉइंट आपको लग रहे हैं कि जरूर एक जैसे होंगे? ई और जी बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, बने रहिए अपनी बात पर, समझ में आ रहा है सबको? डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखिए आ रहा है तो उनको इकट्ठा बना दीजिए, बात खत्म किया जाए। ई और जी, मेरी पेन देखिए और बताइए, मैं करंट यहां एग्जिट करा रहा हूं ए पर, क्योंकि ए और एफ पर बात हो रही है। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो जरूर आपको एक जैसा लगा होगा? कौन सा? बी और, बी और डी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहां से आइडेंटिकली लोकेटेड यही नजर आ रहे हैं। तो किसको इकट्ठा बना दिया जाए? बी और डी को। लास्ट में कौन सा पॉइंट बचा? एच। और लास्ट में कौन सा पॉइंट बचा? सी। अब आप एक एक वायर उठाओ, जहां कनेक्शन है जोड़ते चले जाओ। पहला वायर ए और एफ में है, लगा दीजिए, ठीक। एफ जी, एफ ई भूल जाए तो आप कट करते चले जाओ, ये मैंने ले लिया हूं मैं। इसके बाद एफ ई और एफ जी दो उठा रहा हूं मैं, एफ ई और एफ जी ये दोनों उठा लिया। इसी तरह से ए बी और ए डी, ए बी और ए डी ये दो उठा लिया। अब ये वाला ऊपर वाले वर्टिकल वाले देखना, ई से डी एक वायर और जी से भी एक वायर।
तो ई से ई यहाँ है, डी यहाँ है, तो ई से डी एक वायर और जी से बी दूसरा वायर, ये हो गया। अब आप आगे बढ़ो, बी सी बी जी, बी सी बी सी और बीजी, बीजी तो ले चुका हूं ना, बीजी ले चुका हूं, बी सी डी सी, डी सी बी सी, ये वाला ले लो। तो दो वायर आपको यहां नजर आ जाएंगे। और इसी तरह से यहां पर भी आपके पास यहां पे एक ई एच और जी एच, ई एच और जी एच, और लास्ट में फाइनली सी एच। देखो 12 हो गए होंगे, दो दो चार दो छह दो, हाँ ठीक है। क्या अभी सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको? क्या सॉल्व करूं? इधर देखो फटाफट, ये कितना लिख लेंगे आप? ये 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 ये, फिर उधर से भागते हुए आओ, आर बाई टू प्लस आर प्लस आर बाई टू, आर बाई टू प्लस आर, ये आएगा एक, फिर आर बाई टू के साथ क्या होगा? पैरेलल, देन सीरीज एंड देन पैरेलल। सिंप्लीफाई करेंगे तो यदि आपको आंसर याद है, कर लोगे ना आप आगे? अब तो मैंने तोड़ दिया है, सीरीज पैरेलल जो भी है वो तो तोड़ दिया है, कर लोगे क्या? तो दिस कम्स आउट टू बी 7r/12, 7r/12 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो जिन दो पॉइंट्स के बीच कभी भी रेजिस्टेंस निकालना हो उनको थोड़ा किनारे रखा जाता है ताकि लगे कि बैटरी आई है और ये करंट जा रही है तो दिखे सर्किट। तो कॉम्प्लिकेटेड करने का मन है या सिंपल करने का मन है? आपका आंसर आ गया? आप तो आप अपना चेक करा लेना अभी क्लास के बाद। भाई इतना सिंपल दिख रहा है, ए से अब जैसा जैसा है, जैसा जैसा उठा के बना दिया, इनको इकट्ठा बनाना था, यहां बना दिया। अब आप इसको उठा के यहां बनाओगे तो फिर कॉम्प्लिकेशन तो नजर आएगा ही, कहीं तार इधर उधर होगा, आप जोड़ने में परेशानी होगी। जब आपको दिख रहा है कि यहाँ एफ और जी के बीच दो वायर लगाने हैं तो कम से कम इनको ऐसे रहने दो, अब इसको भी उठा के वहीं बैठा दोगे तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन तो नजर आएगा, वो ऊपर से उठ के जाएगा फिर। तो सिंपल, जो इतना सिंपल है उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अच्छा, जो ऑलरेडी है कि भाई दो यहाँ है दो यहाँ है, खाली इन्हीं 4 पॉइंट का लफड़ा चल रहा था, ये दो एज इट इज बना दिया। जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में हो एज इट इज तो बनाया है, ज्यादा थोड़ी फर्क हमने किया है। हाँ जी, कई बार यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है लेकिन पहचान हम नहीं पाते। इसका सबसे बेहतर क्वेश्चन हमें दिखता है आपकी सीट में, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1 में गिवन है, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन आप तब भी पहचान नहीं पाएंगे। पूछो क्यों? इसको आपने पढ़ा है, इसको आपने समझा है, इसका आंसर याद है, फिर भी ये क्वेश्चन नहीं पहचान पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि वो क्यूब आपको दिखेगा ही नहीं। वो क्यूब है लेकिन क्यूब नहीं दिखेगा। क्यूब है लेकिन क्यूब क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो 2 डायमेंशनल में रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? वो 2D में रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है। ये 2 डायमेंशनल क्यूब हुआ है। आप इमेजिन कीजिए कि इसको बीच वाला पकड़ के उठा के ऐसे सीधा कर दीजिए। यदि आप ध्यान दीजिए तो ये ए बी सी डी ये बाहर वाले हो गए, ये नीचे वाला सरफेस ऊपर से मार के देखिए गिरिया, पिचक गया, नीचे बैठ गया। तो डी के बगल में कौन आके गिरा? डी के बगल में नीचे यहां आके ई गिरा। ए के बगल में जो एफ है वो आके यहां गिरा, बोलो। सी के बगल में आके एच गिरा और बी के बगल में आके जी गिरा। दिस इज द 2 डायमेंशनल क्यूब। ये आप पहचान जाए, समझ में आ जाए, इसीलिए ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन वहां पे है जिसमें पूछा गया है किसी एक कॉन्जिक्यूटिव साइड का। किसका पूछा गया है? 11th ही है कि 12th है? 11th ही है मेरे ख्याल, 11th ही है ना। 2 डायमेंशनल क्यूब, मतलब क्यूब का आंसर आने के बावजूद भी वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलकर आपको ये 2D दिखने लग गया कि नहीं? दिख रहा? मैं फिर कह रहा हूँ, ये ऐसे बीच वाला ऐसे हिस्सा उठाइए और ऐसे समझिए जाल होता तो उठा के ऐसे ऊपर कर देते। दिख रहा है ना? लगभग लगभग मुझे लगता है सब दिख रहा है, इसीलिए मैंने कह रहा ना कि ये पॉइंट आके यहाँ गिरा दो, ये पॉइंट लाके यहाँ गिरा दो, ये पॉइंट यहाँ गिरा दो, ये पॉइंट लाके यहाँ गिरा दो, ऊपर से मार पिचक गया वो। ठीक है, अब बताओ उस क्वेश्चन में एफ मतलब समझ गए ना? एफ मतलब क्या? अक्रॉस एनी साइड, अक्रॉस एनी साइड। ये डिस्कशन ठीक है, आगे बढ़े, हटा दूं, नोट कर चुके होंगे सभी स्टूडेंट्स। सिमेट्री में मेरा मन है, हाँ। r/2 मुझे नहीं लग रहा था कि ये आप कर नहीं पाओगे, बहुत आसान है आपके। ये r/2, ये r/2, ये r/2, ठीक है ना? ये r/2, ये r, ये r/2 प्लस r/2 कितना हुआ? ये तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर हो गया 2r। 2r और r/2 का पैरेलल बोलिए, 2r और r/2 का पैरेलल बोलिए। 2r/5, ये हटाइए, आया 2r/5, 2r/5 प्लस r, r/2 प्लस r, हाँ 7r/5, 7r/5 और r, 7/12 नहीं दिख रहा है? r1 r2 अपन r1 प्लस r2, r1 r2 अपन r1 प्लस r2, 7/12 नहीं दिख रहा आपको? बोलो, इतना तो कर सकते हो। जब सीरीज पैरेलल दिख गया तब क्या दिक्कत है? चलिए सर्किट ठीक है, तो मुझे मिटाना वैसे भी था, हटाना तो था ही, लेकिन ऐसे हटेगा ये मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, ये तीसरा आंसर मैंने नहीं बताया ना, आंसर तो बता देता हूं, इंटरेस्टेड है तो आप सॉल्व कर लेना। तीसरा आंसर एसी आएगा 3r/4। क्या आएगा? 3r/4, 7r/12, 5/6, 3r/4। कई बार स्टूडेंट को तीनों आंसर याद रहता है, एग्जामिनेशन में ये भूल जाता है कौन किसका था।
ऐसा होता है कि मेहनत किया है, सब याद है, पढ़ा लिखा है, लेकिन एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन कौन किसका था। यदि ऐसा था कि कौन किसका था, तो जरा इसकी भी याद रखिएगा। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, ज्यादा लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस, सबसे दूर सबसे बड़ा आंसर। ए और एच सबसे दूर हैं 5/6.8 समथिंग, ए और एफ सबसे नजदीक था 7/12 लेस देन 0.6, 7/12, और ए सी उसके बीच है, उसे थोड़ा ज्यादा 3/4 0.75, है ना। तो ऐसा ना हो कि याद होने के बावजूद भी, दो में तो मेहनत करके क्लास में किया है और एग्जामिनेशन में गलत हो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है यदि आता है तो। एक मेरा मन है कि परपेंडिकुलर सिमेट्री भी आप लोग सीखें, जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए। मेरा मन ये है कि कुछ किसी भी टाइप का सर्किट आपका कॉन्फिडेंस ना गिरा सके, हर टाइप का सर्किट आपसे हो। तो मेरा मन है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग सीखें, परपेंडिकुलर सिमेट्री, ये बी और ये आर और ये आर, आर सारे रेजिस्टेंस आर ले लीजिए, और हमें यहां बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हालांकि ये कनेक्शन रिमूवल मेथड से भी हो जाता है, ये कनेक्शन रिमूवल मेथड से भी बहुत अच्छे से हो जाता है। देखो इधर देखो, यदि यहाँ रेजिस्टेंस आर हो और इधर रेजिस्टेंस आर हो और यहाँ बैटरी लगाएं, तो वोल्टेज आधा आधा डिवाइड होगा, सहमत हैं आप लोग। यानी यहां से यहां तक की सर्किट और यहां से यहां तक की सर्किट आपको एक जैसी दिखे, तो आधा वोल्टेज इधर होगा, आधा वोल्टेज इधर होगा। यानी इस सर्किट के सारे पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर होंगे कि नहीं होंगे। यानी किसी, आप सुन रहे हैं क्या, क्या सुना बताओ, कि आप सुन रहे हैं, यही ना। अच्छा, जिन दो पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करनी है, जिन दो पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करनी है, यदि उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के पर आपको सर्किट दो आइडेंटिकल में नजर आता है, तो परपेंडिकुलर सिमेट्री पर प्रेजेंट सभी पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होते हैं, सभी पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होते हैं। उसका रीजन आपके सामने है। ये इधर रेजिस्टेंस आर है और यहां भी रेजिस्टेंस आर, अगले पार्ट में 2R 2R, अगले पार्ट में 3R 3R, तभी तो एक जैसा दिखेगा दोनों तरफ। दोनों तरफ एक जैसा दिखना मतलब समझते हैं ना, जो यहां मौजूद वही इधर मौजूद, जो रेजिस्टेंस इधर मौजूद है उधर यही मौजूद है। तो फिर वो सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे, जैसे अभी आपने ब्रिज में देखा था, ऑलमोस्ट सिमिलर थिंकिंग, उसी तरह से थिंकिंग, मतलब सिमेट्री है लेकिन हम उसे वोल्टेज की नजर से देखें तो। ठीक है, तो बताओ आपको आपको इस क्वेश्चन में क्या परपेंडिकुलर सिमेट्री दिख रही है। यदि मैं सर्किट को दो पार्ट में कट करूं ऐसे, तो जितना पैटर्न इधर है वही पैटर्न इधर है, हाँ या ना। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर सिमेट्री पर ऑल पॉइंट्स लोकेटेड एट perpendicular symmetry, perpendicular symmetrical line will have same potential, will have same पोटेंशियल, इनके सभी पोटेंशियल सेम होंगे। तो बताओ कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल हो गए। ये पॉइंट आपको सेम पोटेंशियल पे नजर आएगा, और ये बीच में आ रहा है, तो रेजिस्टेंस बीच में आने का मतलब क्या किया जाए, उसको R/2 दो टुकड़े कर दिए जाए, तो यानी ये सर्किट ऐसे हो गया, फिर ये सर्किट ऐसे हो गया, R/2 इसके हिस्से में ले लो और R/2 अगले हिस्से में ले लो, तो ये सेम पोटेंशियल है। इसका मतलब आप समझ गए ना, सेम पोटेंशियल मतलब, सेम पोटेंशियल मतलब इनका क्या किया जाए कि इनके पॉइंट्स क्या किए जाए, आपस में कनेक्ट कर दिए जाए क्या, ये R/2। तो जब सेम पोटेंशियल है तो इसको उठाकर हमने यहाँ जोड़ दिया, इसको उठाकर हमने जोड़ दिया, क्योंकि इनके पोटेंशियल सेम है। अब आप एक बार चाहें तो ओरल साथ दें, R/2 और R कितना आया, R/3, R/3, 2R/3, R इंटू R/2 कितना आया, 2R/3, 2R/3 कहाँ से आ गया, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करो, कितना आया, R/3 जो आया वो इस R के साथ, तो 4R/3, 4R/3, 4R/3 और R का पैरेलल, 4R/3 और R का पैरेलल बोलिए, और अगला वैल्यू कितनी, और फाइनल आंसर बोलिए, 8R/7 सही है। तो ऐसे में जहां भी आपको परपेंडिकुलर सिमेट्री नजर आती है, करना है ऐसे क्वेश्चन कोई घर पे दूं, करना है कोई क्वेश्चन, ठीक है एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं। सबको आर ले लो, आप वैसे देखेंगे तो कोई भी आपको सीरीज पैरेलल नजर नहीं आएगा, वैसे आप सॉल्व करने बैठेंगे कोई सीरीज पैरेलल नजर नहीं आएगा, आप करके देख लो, कोई भी सीरीज पैरेलल आपको दिख रहा हो तो बता दो, नहीं आएगा नजर, नहीं दिखेगा। कितने टेक्निक बताया मैंने आपको, 5 अभी तक, जिसमें से पहला मैं एक बार वापस, क्योंकि मैंने जो शुरुआत की थी वो क्या बोला था कि मेरे सामने मैं सर्किट का क्वेश्चन करने बैठा हूं, मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए ये मैं पढ़ा रहा हूं इस समय,
कि आपके मन में विचार क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे अप्रोच ले सकते हैं, कैसे कैसे सोच सकते हैं, ये मैं इस समय पढ़ा रहा हूं। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं मैं डिस्कशन को। मैंने मेथड लिखा था, मेथड टू गेट आर इक्विवेलेंट। पहले सर्किट सामने होगा, पहला थॉट क्या आएगा आपके मन में? सीरीज पैरेलल, रिड्यूसिबल टू सीरीज पैरेलल। चैप्टर का बेसिक है, थ्योरी यही है, फंडामेंटल यही है, आना चाहिए यही क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल। ज्यादातर सोच के साथ बैठा हूं, नहीं समझ में आया तो खुद को सॉल्व करेंगे। हाँ, अब मुझे आंसर नहीं पता है, कल बताएंगे, कल चर्चा होगी आंसर पर, आंसर की चर्चा कल जब और लोग सॉल्व करके आएंगे। हाँ जी, तो दूसरा सेम पोटेंशियल, बहुत हेल्पफुल। तीसरा इनफाइनाइट नेटवर्क, अपने आप में यूनिक न्यूमेरिकल, कोई ज्यादा एप्लीकेशन नहीं, ज्यादा एप्लीकेशन नहीं। ब्रिज, अच्छे क्वेश्चंस, बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस। सिमेट्रिक, ज्यादा एप्लीकेशन नहीं, अपने आप में कुछ डेफिनेट टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये हो गया, इसी पैटर्न को नीचे ले लो, एक और क्वेश्चन कर डालो बैठकर, इसी पैटर्न को जितना ऊपर छपा है उतना नीचे छाप लो, ये एक रेजिस्टेंस, फिर आपको पूरा हेक्सागन टाइप का दिखेगा, ये हो गया कुछ एक डेफिनेट टाइप के क्वेश्चंस। इसको भी हम बहुत ज्यादा नहीं मानते। सिमेट्रिक को भी हम बहुत ज्यादा नहीं मानते कि सिमेट्रिक एक कोई बहुत भारी टेक्निक है। लेकिन जब हम अगले हिस्से पर आते हैं कि मान लो आप हमसे बोलें कि सर सिमेट्री हमें दिखता ही नहीं है, धुंधला दिखता है, अच्छा नहीं दिखता, बढ़िया नहीं दिखता, तो फिर लास्ट टेक्निक सर्किट को सॉल्व करने के लिए होती है, और जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। ये टेक्निक केवल सर्किट के रेजिस्टेंस ही नहीं, अभी आपको अनबैलेंस ब्रिज के क्वेश्चन करने को नहीं मिला है, मैं रुका हूं, अनबैलेंस ब्रिज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि वो अनबैलेंस, ये सिमेट्रिक और ये वो जितने भी हैं सब फेल हो जाएंगे। तो लास्ट टेक्निक जिसे हम सर्किट की दुनिया का ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो है किरचॉफ्स लॉ। केवल ये रेजिस्टेंस सर्किट के लिए है या फॉर ऑल सर्किट? इसे किसी भी सर्किट पे चला दोगे क्वेश्चन होके रहेगा, ये कंफर्म है। अब आप ये मत कहना कि ठीक है फिर तो सीधा सीधा ब्रह्मास्त्र चला दिया जाए, लेकिन आपको ध्यान होगा ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए रोका जाता है, जल जला जाएगा, चारों तरफ दुनिया तबाह हो जाएगी यदि तुरंत तुरंत हम मना करेंगे। कि ये नहीं कि अब आप सोचिए, छोटा सा सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, आप ब्रह्मास्त्र लगा रहे हैं बैठकर, जिसमें करंट आराम से V/R से हो रहा है, वहां आप इक्वेशन बना रहे हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दुनियादारी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब ये तमाम मेथड से क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तब किरचॉफ्स लॉ आता है। और मैं आपको बता दूं, किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन दिख जाते हैं कि कैसे करना है, उन्हें दिख जाएंगे, आपको शकल देखकर दिख जाएगा कि केवीएल सही होगा, किरचॉफ्स लॉ सही होगा। आइए, इसके पहले कि किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस करें, क्योंकि इसका फंडामेंटल ही अपने आप में है, जैसे ब्रिज जब पढ़ने बैठे तो ब्रिज का फंडामेंटल ही अपने आप में कुछ था, तो उसको समझना पड़ा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जो केसीएल के नाम से चारों तरफ फेमस है, केसीएल, किरचॉफ, किरचॉफ, it is based on charge conservation. It is based on charge conservation कहता क्या है? It is based on charge conservation कहता क्या है? At any junction ये कहता है कि summation of I is equal to ये आप पहले से यूज करते आए हैं, ऐसा नहीं कि इसका इंतजार कर रहे थे, अभी एमीटर में करंट ऐसे ही दिखा था हम लोगों ने। ये कहता है कि किसी जंक्शन पे समेशन ऑफ आई 0 होगा, यानी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी जंक्शन से उतनी ही करंट। देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी जंक्शन, किसी जंक्शन पे चार्ज इकट्ठा नहीं हो सकता, चार्ज कंजर्वेशन रहेगा, चार्ज जितना आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप आने वाले करंट को पॉजिटिव लें तो जाने वाले को नेगेटिव ले लें, या फिर इनकमिंग को नेगेटिव तो आउटगोइंग को पॉजिटिव, किसी को ऐसा करते हैं। तो इस एग्जांपल में यदि इस रूल को लगाते हैं इस जंक्शन पर, तो आना सपोज हम पॉजिटिव लेते हैं, तो जाने को हमने नेगेटिव लिया, और ये देखिए क्या प्रूफ हो गया, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, आना इज इक्वल टू जाना। आप कहेंगे कि ये रूल हमारी क्या हेल्प कर सकता है? बेटा ये रूल सिर्फ और सिर्फ जंक्शन पर करंट डिवीजन में आपकी मदद करेगा। ये रूल सिर्फ ये कहेगा कि यहाँ 3 एम्पियर है, आपको जंक्शन नजर आया, आपने यहाँ आई लिख दिया है, तो यहाँ 3 - I लिख दीजिए, यानी किसी भी जंक्शन पर जहां ब्रांचिंग हो रही होगी वहां करंट डिवीजन में आपकी मदद कर रहा होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। जंक्शन पर करंट डिवीजन या जंक्शन से जुड़े हुए जितने भी वायर हैं उनके करंट को आपस में रिलेट करने का काम करेगा। तो मेन तो सेकंड लॉ है फिर, है ना? मेन तो है सेकंड लॉ, जो केवीएल के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है। केबीएल मींस बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। वो किसके पर बेस्ड था? ये एनर्जी कंजर्वेशन कहता क्या है? इन एनी क्लोज सर्किट, क्लोज लूप, क्लोज सर्किट, क्या कहता है ये कि समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0 होगा। क्या कहता है ये? समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0 होगा। वोल्टेज मतलब एनर्जी जैसा ना, वोल्टेज मतलब, यानी आप ये समझ लीजिए कि किसी भी क्लोज लूप में समेशन भी 0 लिखने का मतलब कुछ वोल्टेज शायद आप पॉजिटिव लिखेंगे, कुछ वोल्टेज शायद आप नेगेटिव लिखेंगे। हो सकता है जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, यदि आप उन्होंने प्लस लिखा है तो जो एनर्जी कंज्यूम करते होंगे उनको आप माइनस लिखेंगे। तो ये रूल कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में जितनी एनर्जी सप्लाई होगी उतना एनर्जी कंजम्पशन होगा, यानी किसी क्लोज लूप में एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये रूल कहता है समेशन ऑफ B इज इक्वल टू 0। किसी को प्लस लिखना है, किसी को माइनस लिखना है, तो ये जानकारी हमें पता होना चाहिए कैसे, यानी हमें साइन कन्वेंशन क्या लिखना है, प्लस और माइनस किसको लिखना है।
You right here when we move from पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी आप प्लस साइड में खड़े थे और किस तरफ चले गए, पॉजिटिव साइड में खड़े थे, नेगेटिव साइड में चले गए, राइट वोल्टेज विथ, बताइए आप प्लस साइड में थे माइनस साइड में चले गए, तो हायर चले गए कि लोअर चले गए, प्लस की तरफ से माइनस की तरफ जा रहे हैं, आप प्लस साइड में पहले खड़े थे और आप रास्ते में बैटरी आया कुछ आया जहां वोल्टेज खर्चा हुआ ड्रॉप हुआ और आप माइनस साइड में जा पहुंचे, तो आप लोअर साइड में गए कि हायर साइड में, तो जितनी वैल्यू लोअर साइड में गए उतने वोल्टेज को माइनस किया जाए, यानी प्लस से माइनस जाए, राइट वोल्टेज विथ नेगेटिव साइन, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट वोल्टेज विथ पॉजिटिव साइन, राइट वोल्टेज विथ पॉजिटिव साइन, क्या करेंगे आप, राइट वोल्टेज विथ पॉजिटिव साइन। अब सवाल है कि प्लस माइनस दिखना भी चाहिए हमें, है ना, सवाल ये है कि प्लस माइनस हमें दिखना भी चाहिए, तो इसका मतलब हमें पोलैरिटी बनाना भी आना चाहिए, इसका मतलब हमें पोलैरिटी भी दिखना चाहिए, पोलैरिटी बनाना भी आना चाहिए, इसका मतलब तो फिर यही हुआ। तो पोलैरिटी में, पोलैरिटी किसका बनाना है, वोल्टेज का, वोल्टेज किसके यहाँ मिलता है, बैटरी के यहाँ मिलता है, रेजिस्टेंस के यहाँ मिलता है, कैपेसिटेंस के यहाँ मिलता है, और आगे चल के पढ़ेंगे इंडक्टेंस के यहाँ मिलता है। सर्किट की दुनिया में तीन लोग होते हैं, कैपेसिटर, रजिस्टर एंड इंडक्टर। इंडक्टर हम ईएमआई के पहले बात नहीं करेंगे, कैपेसिटर की बात हम कैपेसिटर के चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले बैटरी की चर्चा कर लेते हैं। तो बैटरी की पोलैरिटी, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सपोज बी है, हम लोग ये बड़ी लाइन किसका डिनोशन करते हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बैटरी हम लोग प्लस माइनस का एक स्टैंडर्ड सिंबल है, इसमें पोलैरिटी बनाने के लिए कुछ सीखना नहीं है, आपको पहले से आता है। मान लीजिए इस रूल से आप वोल्टेज का डिफरेंस लिखना चाहते हैं, ये जो रूल हमने बताया है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप पॉइंट ए पे खड़े थे, कहाँ पे थे, पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर तो पोटेंशियल कुछ रहा होगा ना, 10 20 50 वोल्ट कुछ तो रहा होगा, 10 20 कुछ भी, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हमने लिखा बी ए, जब तक कंडक्टिंग वायर होगा तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, जब तक कंडक्टिंग वायर होगा तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, बी ए बी ए बी ए, यहां तक बी ए रहा। अब इसके बाद जब आप इस तरफ जाएंगे तो एक बैटरी कूदने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप बैटरी कूद कर इस तरफ जाओगे तो प्लस से कूद कर किधर चले गए, कितना कूदे हैं, इसका वोल्टेज के बराबर कूद गए। तो क्योंकि आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, तो जब आप वायर के इस पॉइंट पर जा पहुंचेंगे तो इधर के कंपैरिजन में लोअर गए हैं कि हायर गए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि जब प्लस से माइनस की तरफ जाएं तो आप वोल्टेज को क्या करें, माइनस करें, और माइनस करने के बाद आप क्योंकि बी पर पहुंच गए हैं तो दैट बिकम्स द पोटेंशियल ऑफ बी, क्योंकि आप बी पर पहुंच चुके हैं तो पोटेंशियल बी का हो गया कि नहीं हो गया। आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे बहुत सारा होता और लास्ट में बी पॉइंट घूमकर ए पर आ गया होता, तो बी इज इक्वल टू ए रख देते, ऐसे लास्ट में घूम के आ जाते यहीं पर, तो इज इक्वल टू ए पर ही पहुंचते, तो समेशन जीरो हो जाता, जो वो रूल कह रहा है। अभी हम ब्रांच में हैं ना कि लूप में हैं, लेकिन वोल्टेज रूल तो अप्लाई होगा। एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस कैसे, रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो करेगी, हायर पोटेंशियल से, तो करंट की डायरेक्शन सर्किट में क्योंकि पहले से अननोन रहती है, जानकारी नहीं होती, जब सर्किट मेरे सामने है शायद मुझे नहीं पता है, बिकॉज मल्टीपल बैटरी है, तो इफेक्टिव करंट किसी वायर में कौन सी डायरेक्शन में है जानकारी नहीं है, तो किरचॉफ्स लॉ कहता है कि किसी भी डायरेक्शन में करंट को ड्रॉ कर दोगे, जब करंट आप ड्रॉ करें तो हायर से लोअर यानी प्लस से माइनस, यानी रेजिस्टेंस में जहां करंट इन हो उसे पॉजिटिव बनाएंगे, रेजिस्टेंस में जहां करंट इन हो, जिस वायर में जहां करंट इन हो उसे पॉजिटिव, और जहां एग्जिट हो उसे नेगेटिव। और जैसे बैटरी का वोल्टेज भी लिखा था, वैसे रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या लिखा करेंगे, आई आर, क्या लिखा करेंगे, आई आर। कैपेसिटर हालांकि आगे काम है, और क्योंकि कैपेसिटर में फिर से कोई किरचॉफ्स लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, यही पूरा डिस्कशन वहां भी चलता है, 100% यही रूल वहां चलते हैं, तो इसको तो मैं अभी ले लेता हूं कि लेट सपोज कैपेसिटर भी जब चार्ज होता है तो चार्जिंग करंट फ्लो होती है, और करंट फ्लो हुई होगी तो किधर से किधर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लेकिन जब यहां पोटेंशियल लिखने लगेंगे इसका, तो क्या लिख लिया करेंगे, क्यू बाई सी लिखेंगे। बैटरी है तो बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का वोल्टेज, रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज के नाम पर आईआर, कैपेसिटर में वोल्टेज के नाम पर क्यू बाई सी, इंडक्टर पर आगे चर्चा होगी, कंप्लीटली पूरा वहां डिस्कशन होगा, ये ठीक है। माधव अग्निहोत्री, हमने आपको बताया लॉग आउट करके लॉग इन करें, अब कितनी बार बताएं, और डाउट क्लास लगेगी तब दिखेगी, आज मेरी डाउट क्लास नहीं है, आज केवल ऑफलाइन है इवनिंग में, वो भी साकार में। हाँ, नोडल एनालिसिस, हम किरचॉफ सेकंड लॉ के क्वेश्चंस का शॉर्टकट पाना चाहते हैं। क्यों, क्या हमें किरचॉफ लॉ से डर लगता है, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चंस में हम
इसलिए नहीं कि शॉर्टकट खोज रहे हैं कि आप किरचॉफ सेकंड लॉ लगा नहीं सकते, बहुत आसान है, हम आपको करके दिखा देंगे क्वेश्चंस, बट इट क्वाइट लेंथी प्रोसेस। ये रूल लगाएंगे तो हर सर्किट में करंट का रिलेशन आएगा, करंट में इक्वेशंस आती हैं, लीनियर इक्वेशंस बनना चालू होती हैं, और उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में टाइम लगता है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो किरचॉफ सेकंड लॉ आप यूज करना चाहते हैं इसके बजाय यदि हम इस टेक्निक का यूज करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट लॉ से हो जाएंगे। नोडल एनालिसिस हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ही कम का मेथड है। मतलब आप सर्किट के क्वेश्चन चाहे मेन में हो एडवांस में आए हो, कब हम ऐसे टेक्निक लगाते हैं, पहले तो ये शकल देख के क्वेश्चन पता चल जाएगा कि टाइप 6 किरचॉफ्स लॉ के ठीक पहले तक, किरचॉफ्स लॉ के ठीक पहले तक हम केवल सिंगल बैटरी पे काम कर रहे थे। लेकिन अब हम आगे चलने जा रहे हैं जिसमें एक ही सर्किट में हो सकता है मल्टीपल बैटरी हो सकता है हर ब्रांच में बैटरी पड़ी हो। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मल्टीपल बैटरी, सीरीज पैरेलल के सारे कॉन्सेप्ट जितना पढ़ा था सब बिगड़ गया। मल्टीपल बैटरी आते ही कल तक की पूरी पढ़ाई बिगड़ गई। तो ऐसे कंडीशन में हमारी हेल्प कौन करेगा, किरचॉफ्स लॉ। उससे भी ज्यादा बेहतर हम इसको भी और इजीएस्ट वे में ला रहे हैं, किस मेथड में, जिसमें आप देखेंगे इसको रियलाइज करेंगे, दैट इज रियली रियली वेरी यूजफुल। आप सोच रहे होंगे कि हम कोई एक छोटा सा फार्मूला लिखाने जा रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल भी नहीं, एक सजेशन देने जा रहे हैं, वो आप सजेशन नोट कर लीजिए, फिर हम इसका बताते हैं कि कैसे लगाएंगे। नोडल एज नेम रिफ्लेक्ट जंक्शन, नोड मतलब जंक्शन, राइट जीरो पोटेंशियल, राइट मतलब राइट भी लिखना है ना, जैसे हम लोग दोस्तों में बैठ के नहीं कहते थे लिखो 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 को लिखो, वैसे यहां राइट ही है, राइट जीरो पोटेंशियल एट एनी जंक्शन, एनी जंक्शन। अब मेरा सजेशन भी सुन लो, मेरा सजेशन भी सुन लो, जनरली नियर द बैटरी, बैटरी के आसपास की बैटरी के पास पास, आसपास कहीं भी, बैटरी के पहले बैटरी, मैं सर्किट में से बैटरी हटाना चाहता हूं, मेरी बात सुन लेना, मैं सर्किट में से बैटरी ही हटाना चाहता हूं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसका लाभ उठाओगे, जनरली नियर द बैटरी। दूसरा पॉइंट, राइट पोटेंशियल एट अदर पॉइंट्स, अदर जंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू जीरो, जो आपने जीरो कंसीडर किया है उसके रेस्पेक्ट में, यूज समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो टू गेट पोटेंशियल ऑफ अननोन जंक्शन, पोटेंशियल ऑफ अननोन जंक्शन। ऐसे बड़बड़ाने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक भी लाइन इसमें आप देख रहे हैं कोई खास ऐसा लग रहा हो कि जो हाँ जाएंगे घर पे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं, एक सजेशन है, ये सजेशन को मैं क्वेश्चन में उतार रहा हूं, इस सजेशन को मैं सीधे सीधे क्वेश्चन में उतार रहा हूं, एक प्रिपरेशन करा देता हूं, अगले टर्न पर इस पर बात होगी। ये देखिए, क्या ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन नहीं है जिसमें हर ब्रांच में रेजिस्टेंस और हर ब्रांच में बैटरी मौजूद है कॉमन या नहीं कॉमन? सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और आपसे कहा गया कि बी ए माइनस बी बी बताओ, यानी पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। क्या पूछा गया, क्या पूछा गया? ये मैंने अननोन में लिया है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को एज ए फार्मूला बनाना चाहता हूं। लोग खाली नोडल एनालिसिस याद करते हैं, टेक्निक लगाते हैं, मेथड लगाते हैं, और हम नोडल एनालिसिस यूज भी करते हैं, और नोडल एनालिसिस में जो अभी फार्मूला आएगा उसको याद कर लेंगे। जब पता है कि हर क्वेश्चन में नोडल मेथड लगाना है, हर क्वेश्चन में ये लगाना है, तो हर क्वेश्चन में इसको थोड़ी मैं यूज करने जा रहा हूं। मैंने क्या कहा, लोग नोडल मेथड जानते तो हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन हमने देखा है तमाम सारे स्टूडेंट सिर्फ हर क्वेश्चन में ये किए जा रहे हैं, हर क्वेश्चन में उतनी मेहनत, हर क्वेश्चन में उतनी मेहनत। हम लोग अपने मेहनत को इकट्ठा करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा उसका याद कर लेंगे तो नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा, इतना अच्छा लगेगा, इतना बढ़िया लगेगा कि आप याद कर लोगे बिना मेरे कहे ही। हाँ जी, आपको कैसे पता चला कि ये सीरीज पैरेलल मेथड से नहीं होगा? मल्टीपल बैटरी, मैंने कहा था ना शकल देख के पता चल जाएगा किरचॉफ्स लॉ, मैंने कहा था शकल देखकर पता चलेगा किरचॉफ्स लॉ लगाना है, शकल देख के पता चल गया किरचॉफ्स लॉ, नो डाउट लूप रूल लगना चाहिए कि करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, कुछ भी। किरचॉफ्स लॉ से, सेकंड लॉ से बढ़िया है नोडल मेथड, फर्स्ट लॉ, ये तब होगा जब बैटरी ना नजर आए। तो मैंने कहा किसी एक पॉइंट का जीरो पोटेंशियल लें, क्या सजेशन दिया था वैसे मैंने आपको? बैटरी के आसपास, बैटरी के आसपास, तो चाहे इसके, तो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे हम जीरो ले लें, बैटरी सब जगह यहीं पर है, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, तीनों वायर का एक जंक्शन नीचे है, तो जिधर बैटरी है उधर आप जीरो ले सकते हैं। इधर जीरो 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 जीरो, कंडक्टिंग वायर जब तक है तब तक जीरो, जीरो 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 माइनस प्लस, जीरो 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 माइनस प्लस, क्या ऐड हुआ? तो ये पॉइंट कितने वोल्टेज पर? B1, जीरो 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 माइनस प्लस, तो कितना ऐड हुआ? तो ये पॉइंट कितने पर? जीरो 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 माइनस प्लस, तो ये पॉइंट कितने पर? पहला क्वेश्चन है, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन होने के नाते मैं आपको सेपरेट करके दिखा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन बैटरी से फ्री हो गया, अब ये क्वेश्चन बैटरी से फ्री हो गया, दिस इज पॉइंट ए, हमें निकालना था बी ए माइनस बी बी, बी हमने जीरो ले लिया है तो खाली ए सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या सॉल्व कर देंगे? सिर्फ ए सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी किसी जंक्शन से कनेक्टेड R1 B1, R2 B2, R3 B3 का रिलेशन हमें चाहिए, इसका वोल्टेज आ जाए। आप इमेजिन कीजिए कि जिस दिन इसका वोल्टेज आ गया और R1 के इधर का वोल्टेज आपको पहले से पता है, R1 के इधर भी वोल्टेज आ जाए, तो क्या इस वायर की करंट नहीं आ गई?
और इसी तरह से बाकी वायर की। अब सवाल यह है कि करंट निकले कैसे। मुझे पता नहीं है कि करंट इधर जाएगी कि करंट इधर जाएगी। किरचॉफ्स लॉ कहता है कि करंट किसी भी डायरेक्शन में बना लो, मिस्टेक नहीं होगा। करंट किसी भी डायरेक्शन में, ऐसी बात है। तो मैं तो तीनों तरफ से आता हुआ बना रहा हूं। पता है गलत है, भरोसा है किरचॉफ पर। पता है गलत है, भरोसा है किरचॉफ पर कि किसी भी डायरेक्शन में बना लो गलत नहीं होगा। पॉजिटिव आएगा तो सही है, नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन अपोजिट आएगा। तो मैंने तीनों तरफ से आता हुआ बना लिया और उसके बाद मैंने लगा दिया जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्योंकि तीनों तरफ से आता था तो इज इक्वल टू 0। I1 इस रेजिस्टेंस का एक एंड है B1 पर, इसका दूसरा एंड है BA पर, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताना। B1 माइनस BA बाई R1, B1 माइनस BA बाई R1। नहीं समझ आ रहा है? अच्छा ये गलती मत करना कि करंट इधर से आ रही है तो ये B1 माइनस BA ही लिखना है। यदि आपने ये सोचा कि करंट इधर से आ रही है और BA माइनस B1 लिख दिया तो किरचॉफ क्या दुनिया में कोई ना बचा पाएगा गलत करने से, क्योंकि करंट इधर है तो यही हायर है। बताओ B2 क्या लिखें, I2 क्या लिखें, अपॉन R2। B3 बोलो, I3 इज इक्वल टू 0। ये सही है। तो BA की वैल्यू क्या आ गया, एक तरफ करो ले जाके BA, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मुझे लगता है बहुत सिमेट्रिक रिजल्ट है, क्या कहते हो आप? मुझे लगता है ये सीट देना, बहुत सिमेट्रिक रिजल्ट है। B/R ये आंसर कल के बाद तो एकदम से याद हो जाएगा, कल के बाद हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत ही यूजफुल रिलेशन है ये। बहुत जल्दी से कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, नहीं तो घर पे करोगे क्या। ये एक्सरसाइज 1 के हैं, एक्सरसाइज 2 में 4, 5, 13 और एक्सरसाइज 4 में 12 एंड 18 एंड 20। थैंक यू। इसका इंपॉर्टेंस, इसका डिस्कशन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। लेक्चर एंड कर रहा हूं, नोट कर लिया, लेक्चर एंड कर दूं। इसका इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन अगले टर्न पर चर्चा होगी, तभी आपको अच्छा लगेगा। अभी तो आप ऐसे नोट कर लो, आज आप जल्दी में है, ब्रेक का टाइम हो गया है। नेक्स्ट टर्न पर इस पे वापस डिस्कशन करेंगे।